हेलो स्टूडेंट्स, हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड मैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे आज मैग्नेटिज्म को कंक्लूड किया जा सके। मैग्नेटिज्म में हम पढ़ चुके हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट किए थे। आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बेसिस पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। तो समझिए, सबसे पहला पॉइंट है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आपके सब्सटेंस को जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे बात करूं तो कंडक्टिविटी के बिहाफ पे आपके सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेटा बिल्कुल इसी तरह अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे सब्सटेंस को इनिशियली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो था मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक था नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? वन इज़ मैग्नेटिक एंड अदर वन इज़ नॉन मैग्नेटिक। लेकिन जब बाद में डिटेल्ड स्टडी की गई तो इस चीज़ को कह दिया गया कि नॉन मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस नहीं होता, देयर इज़ नो एनी सब्सटेंस विच इज़ नॉट नॉन मैग्नेटिक। और इस क्लासिफिकेशन को दोबारा से किया गया एंड द फाइनल क्लासिफिकेशन इज़ डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया गया। फर्स्ट वन इज़ डाईमैग्नेटिक, सेकंड वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज़ फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? तो हम सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन 3 में पढ़ेंगे, दैट इज़ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? तो देखिए हम पेज को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? अब सबसे पहला पॉइंट समझिए बेटा, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं, दे गेट फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। क्लियर? और पैरामैग्नेटिक जब सब्सटेंस जो हैं ये क्या हुए, फीबली अट्रैक्ट हुए बाय द मैग्नेट। फीबली का मतलब होता है माइनरली, स्मॉल। और बेटा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट। क्लियर? तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो देखिए आपका पहला पॉइंट यही आता है कि these are feebly repelled by the magnet, these are feebly attracted by the magnet and these are strongly attracted by the magnet. Clear? फर्स्ट पॉइंट। फिर आते हैं बेटा सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट समझिए, सेकंड पॉइंट क्या है, आप मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल का यूज़ करके, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी सब्सटेंस को रखता हूं तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब 2 बातें हैं बेटा, सब्सटेंस या तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो और या फिर किस में हो, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो।
तो देखो, जो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अप्लाइड फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो अप्लाइड फील्ड से सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। क्लियर? मतलब क्या है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं अप्लाइड फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो अप्लाइड फील्ड से सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होंगे। तो देखो, दूसरा पॉइंट आता है, these get feebly magnetized in the opposite direction in an external magnetic field is applied। हमने जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में और कैसे मैग्नेटाइज्ड होंगे, फीबली मैग्नेटाइज्ड होंगे। वहीं अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या होंगे, गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, लेकिन इस बार किस में, इन द सेम डायरेक्शन। और वहीं अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, फीबली की बजाय स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, और किस में, इन द सेम डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। क्लियर? तो देखिए, डाई मैग्नेटिक फीबली मैग्नेटाइज्ड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, पैरामैग्नेटिक फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड एंड इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? अब बेटा दो बातें हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझिए बात को, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की लेंथ एडजस्ट हो जाती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? When dimagnetic substance is suspended freely, then length of dimagnetic substance is adjusted perpendicular to the direction of magnetic field। और वहीं पैरा और फेरो के अंदर जो लेंथ है, अगर पैरा या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड किया गया तो इनकी लेंथ एडजस्ट होगी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ध्यान रहेगा, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन लेंथ इज एडजस्टेड पैरेलल टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इन केस ऑफ पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द लेंथ इज एडजस्टेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये तो पॉइंट आया नॉन मतलब यूनिफॉर्म का। अब बात करते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एक कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं वीक होगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। क्लियर? तो हम कह रहे हैं कि जब आप इस तरह से बात करेंगे, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, मतलब वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए, अगर आप डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ जाएंगे, जबकि पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक फील्ड से और कहाँ आएंगे, स्ट्रॉन्ग की तरफ आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, जो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग से और वीक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, जबकि बेटा पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, वीक से और स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन किस में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? अब एक पॉइंट समझें बेटा, आपके ना
जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ नियर अबाउट सेम हैं। बस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वो प्रॉपर्टीज़ कम एक्सटेंट तक हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में वही प्रॉपर्टीज़ लार्ज एक्सटेंट तक हैं। क्लियर? इसलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वही प्रॉपर्टीज़ कम एक्सटेंट तक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में वही प्रॉपर्टीज़ लार्ज एक्सटेंट तक हैं। जबकि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट हैं पैरा और फेरो के कंपैरिजन में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक आती है ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है दैट इज ससेप्टिबिलिटी। अब समझिए बेटा, ससेप्टिबिलिटी को जनरली जाई से डिनोट करते हैं। ये इस तरह का सिंबल होता है और ये रेशियो होता है I बाई H का। I क्या है? दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और H क्या है आपका? H है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर? एक बार समझे दोनों के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बारे में। बेटा मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी सब्सटेंस को रखता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाएगा टू मैग्नेटाइज इट, एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर? किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस पे फोर्स लगाएगा टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, मेजरिंग यूनिट एम्पियर मीटर -1। सेम इसी तरह अब ये सब्सटेंस मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस एक्सटेंट तक इंड्यूस्ड हुई, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? कि सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो पाया उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ध्यान रहेगा, ससेप्टिबिलिटी जो है, आप जो बोल रहे हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी जो है जाई से डिनोट करते हैं और रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और बेटा दोनों की मेजरिंग यूनिट सेम होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की भी। इसलिए आप ध्यान रखोगे ससेप्टिबिलिटी की ना कोई मेजरिंग यूनिट है, ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। ससेप्टिबिलिटी प्योरली एक नंबर है। और बेटा ध्यान रखना, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल वैल्यू होती है और साथ में क्या होती है? नेगेटिव। क्लियर? द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल नेगेटिव। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी जो है नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से कम होगी। और कम किस रेंज तक? दैट इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 0। ससेप्टिबिलिटी को जनरली जाई या जाई एम से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो आप क्या बताओगे? दैट इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ these is small and positive। स्मॉल भी होगी और साथ में क्या होगी? पॉजिटिव भी होगी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज ससेप्टिबिलिटी
ऑफ दीज इज लार्ज एंड पॉजिटिव। लार्ज एंड पॉजिटिव का मतलब क्या है? लार्ज और पॉजिटिव का मतलब है जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो जनरली ग्रेटर देन होगी 10⁻³ मतलब जनरली 10⁻³ से और 10⁻5 की रेंज में होती है। क्लियर? और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो जनरली लेस देन होगी कितनी? 10⁻³ और ग्रेटर देन क्या होगी? 0। क्लियर? तो जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, स्मॉल होगी मतलब 0 से ज़्यादा होगी और 10⁻³ से कम होगी, और इसकी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 10⁻³ होगी अप टू 10⁻5 की रेंज में बोल सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा कि जो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज susceptibility of these do not depend upon does not depend upon temperature। मतलब जो ये ससेप्टिबिलिटी है ये ससेप्टिबिलिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आप चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें ससेप्टिबिलिटी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। जबकि क्या आएगी? दैट इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ दीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी जो आएगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। सेम फेरो की भी कह सकते हैं कि फेरो की भी जो ससेप्टिबिलिटी होगी, फेरो की जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द टेम्परेचर। अब समझिए, इस पॉइंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वो ये कह देता है एक सब्सटेंस है उसकी ससेप्टिबिलिटी गिवन है और हम ये कह देते हैं टेम्परेचर चेंज करने से या टेम्परेचर इंक्रीज करने से ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इट मीन सब्सटेंस कौन सा है? डाई मैग्नेटिक। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है तो सब्सटेंस या तो कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, या सब्सटेंस कौन सा होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा। बस ध्यान रखेंगे पैरामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम होती है और फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी 10⁻³ से लेके और 10⁻5 तक की रेंज में हो सकती है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, हम 5 डिफरेंस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हम पढ़ रहे हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन, दैट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड थर्ड इज दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। हम 5 डिफरेंस पढ़ चुके हैं, 6th पे आते हैं। एक होता है बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझिए, एक पॉइंट आता है आपका दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है बेटा? समझिए, आप जैसे ये कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस की, चाहे आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बेटा फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी होती है
म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस एक्सटेंड तक अलाउड होती हैं। क्लियर। और एक होती है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। और एक आता है बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो रेशियो होगी किसकी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। तो एक आएगा दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ध्यान रखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो रेशियो होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी की ना कोई मेजरिंग यूनिट होती है और ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो क्या बताओगे, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दीज इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब पॉजिटिव होती है और लेस देन 1 होती है। तो आप क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन लेस देन क्या रहेगी, 1 रहेगी। सेम आप क्या बताओगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगी relative permeability of these is greater than 1, greater than 1। तो आप ध्यान रखोगे जो रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी वो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आएगी, जनरली आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी, बट लेस देन 10⁻³ आएगी। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दीज इज ग्रेटर देन 10⁻³। तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी 10⁻³ से ज़्यादा होती है, किसकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। क्लियर हुआ, ये डिफरेंस आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे समझिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप ध्यान रखेंगे म्यू क्या है, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, म्यू और म्यू नॉट की बात कर रहा हूं। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो परमिएबिलिटी है वो कम होती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। वहीं अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी फ्री स्पेस से। और अगर यहीं मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन होगी फ्री स्पेस से। और यही रीज़न है कि आपकी जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पाथ में अगर कोई डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पाथ में अगर कोई डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास आउटसाइड द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर करती हैं
टू पास आउटसाइड द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास आउटसाइड द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है। क्लियर? वहीं अगर मान लीजिए सिचुएशन ये है कि सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक है या आपका सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है। अगर बेटा पैरामैग्नेटिक है तो कोई फील्ड लाइंस अंदर से जा रही है वो अंदर से, और कोई बाहर से जा रही है वो बाहर से, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी फ्री स्पेस से बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारी की सारी जो फील्ड लाइंस होंगी वो प्रीफर करेंगी टू पास थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो क्या प्रीफर करेंगी? टू पास थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की कंडीशन है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कंडीशन है, और ये आपकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कंडीशन है। तो कई बार इस तरह से डायग्राम दे देते हैं और वो कहते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कंडीशन क्या है? फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास आउटसाइड द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, फील्ड लाइंस प्रीफर paramagnetic substance more than free space because permeability is greater than free space, and in case of ferromagnetic substance magnetic field lines prefer more to pass through the ferromagnetic substance in comparison to free space. Clear? और एक कह सकते हैं बेटा एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी याद होने चाहिए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। क्लियर? एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको 7 8 10 एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए हर एक के, चाहे वो डाईमैग्नेटिक है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक है, और चाहे वो आपका फेरोमैग्नेटिक है। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल? डाईमैग्नेटिक के एग्जाम्पल। तो देखो डाईमैग्नेटिक के आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, NaCl है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं बेटा? डाईमैग्नेटिक हैं। तो डाईमैग्नेटिक के आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। डाईमैग्नेटिक के एग्जाम्पल बता सकते हैं, दैट इज बिस्मथ, कॉपर, Pb, Si, N2, H2O, NaCl, NaCl एटसेट्रा। क्लियर? ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके? दैट इज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर वहीं मैं बात करूं किसकी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। पैरामैग्नेटिक में भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन। क्लियर? तो आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आप कहते हैं गोल्ड के अलावा आप जैसे कह देते हैं कॉपर बताई दिया, ये सब आपके क्या हैं? डाईमैग्नेटिक के हैं। वहीं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल आएंगे आपके, दैट इज एल्यूमिनियम। क्लियर? एल्यूमिनियम के बाद आप बता सकते हैं क्रोमियम, सोडियम, दैट इज कॉपर क्लोराइड। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके डाईमैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। सोडियम, CaO2, CuCl2। क्लियर? वहीं अगर मैं फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल की बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक में एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट,
निकल, एल्निको एटसेट्रा। क्लियर। तो बेटा ये क्लासिफिकेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, दैट इज़ डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और इनके ये जितने भी मैंने 8 9 10 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं अच्छे से पढ़ेंगे और देख लेंगे। और इसमें ध्यान रखना दो मेन चीज़ आया, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी और एक आया ससेप्टिबिलिटी। दोनों की ना कोई मेजरिंग यूनिट है ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों प्योरली एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके।